जिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षुओं का, बीएड प्रशिक्षुओं का और डीएड प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं। आज एक नई विषय वस्तु को आपके सम्मुख हम लेकर उपस्थित हुए हैं, वह है बुद्धि। बुद्धि भी एक ऐसा कारक होता है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, बालकों के जीवन को प्रभावित करता है। इसके पूर्व में हमने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराया। तो उसी क्रम में आज हम आपको बुद्धि के बारे में बतलाएंगे। अब तक तो हमने बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जितने प्रकार के विकास हैं उन सभी विकासों को पढ़ा। अब बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार हो रहा है, उसके कौन कौन से रूप हैं, बालक या बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को इस क्लास के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धि क्या है। जब आपके सम्मुख यह प्रश्न आए तो आप पहला उत्तर दीजिए कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह बुद्धि होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धि क्या है तो आप कहिए कि बुद्धि सोचने समझने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। किसको कहते हैं? सोचने समझने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। ठीक है। जैसे व्यक्ति जीवन में चिंतन करता है, मनन करता है, कुछ उसकी कल्पनाएं होती हैं, ये चीजें कहलाती हैं सोचने समझने की शक्ति। जिन व्यक्तियों के पास सोचने समझने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने की शक्ति अधिक होती है, ऐसा माना जाता है कि वह बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा सीखने और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, सीखने और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वह भी बुद्धि ही कहलाती है। जिनके पास सीखने की मात्रा प्रबल होती है वह बुद्धिमान होते हैं। जो व्यक्ति या जो बालक सही निर्णय करने की क्षमता उनके अंदर होती है वह बुद्धिमान माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीखने और निर्णय करने की जो शक्ति होती है वह बुद्धिमत्ता का ही सूचक कहलाती है। इसके साथ परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जो क्षमता होती है, विभिन्न परिस्थितियां व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित होती हैं और उन परिस्थितियों में हम अपने आप को जब ढाल लेते हैं या बालक अपने आप को जब ढाल लेता है तो कहलाता है कि समायोजन की योग्यता उसने प्राप्त कर ली, तो वह बुद्धिमान कहलाता है। विषम परिस्थितियों में हमने जब समायोजन को आपको बतलाया था तो बतलाया था कि विषम परिस्थितियों में जब बालक अपने आप को ढाल लेता है तो वह समायोजन की स्थिति होती है। तो आप बताइए कि कैसे अपने आप को ढालेगा? अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा वह अपने विषम परिस्थितियों से लड़ेगा, जूझेगा और अपने आप को समायोजित कर लेगा। तो यह अपने बुद्धि विवेक के द्वारा ही वह करता है। तो जिन व्यक्तियों के पास परिस्थितियों के साथ समायोजित होने की योग्यता प्रबल होती है वह बुद्धिमान कहलाते हैं, या कह सकते हैं कि उनके पास बुद्धि अधिक है। इसके अलावा समस्या समाधान का माध्यम भी बुद्धि ही होती है। जीवन में हर व्यक्ति के सम्मुख कोई न कोई समस्याएं हर दिन उपस्थित होती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करें वह बुद्धि ही हमको बतलाती है। तो समस्या समाधान का माध्यम भी बुद्धि कहलाता है। ठीक है, समस्या समाधान का माध्यम भी बुद्धि कहलाता है। तो ये रहा बुद्धि का साधारण अर्थ। अब हम समझेंगे, एक शिक्षा शास्त्री है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने बुद्धि को 4 रूपों में विभक्त किया है और पहला जो उनका रूप है, पहला जो उनका विचार है, वो कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। व्यक्ति जितने कम समय में किसी भी तथ्य को, किसी भी क्रिया को जितने कम समय में सीख ले और जितने अधिक दिनों तक के लिए वह धारण किए रहे अपने मन मस्तिष्क में, उन तथ्यों को, उन क्रियाओं को कम समय में उसने सीखा और अधिक समय तक वह अपने मन मस्तिष्क में उसको धारण किए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। ठीक, इस विचारधारा के समर्थक में
वुडवर्थ, गाल्टन और डियरबोर्न, ये 3 ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने इस विचारधारा को अपना मत दिया। एक शिक्षा शास्त्री हैं बकिंघम, उन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसी विचारधारा का उन्होंने समर्थन किया और कहा बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। ठीक है। दूसरा, फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास का वातावरण। हम अपने आसपास के वातावरण में अगर अपने आप को ढाल ले रहे हैं, अपने आप को समायोजित कर ले रहे हैं, तो यह कहलाएगा पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता। इस विचारधारा को भी स्टर्न, बर्ट और प्रिंटनर, ये 3 शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने इस विचारधारा को अपना समर्थन दिया। और क्रूज महोदय ने कहा कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। तो यह रहा आपका दूसरा स्वरूप। तीसरा जो इन्होंने फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन। पिछली कक्षा में भी हमने आपको बतलाया था कि जब बाल विकास के जो चरण हम आपको पढ़ा रहे थे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उस वीडियो में भी हमने आपको बतलाया कि अमूर्त चिंतन क्या है। ऐसे तथ्य, ऐसी चीजें जो पर्दे के पीछे हों, छुपी हुई हों, ठीक, जो हमको नग्न आंखों से दिखाई न दे रही हों, जैसे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। यह कुछ ऐसे तर्क होते हैं कि जो अमूर्त होते हैं, ऐसे विचार होते हैं जो अमूर्त होते हैं। अगर इन अमूर्त तथ्यों पर हम अपना विचार प्रकट कर ले रहे हैं, या बालक अपना विचार प्रकट कर ले रहा है, तो अर्थात उसके अंदर बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई है। समझ गए? अमूर्त चिंतन की योग्यता, जो चीजें दिखाई न दे रही हों फिर भी उस पर अपना हम विचार प्रकट कर रहे हों, अपना मत प्रकट कर रहे हों, अपना चिंतन दे रहे हों, अपना तर्क दे रहे हों, तो यह कहलाएगा कि उस व्यक्ति के पास बुद्धि अधिक है। ठीक। और इस विचारधारा के समर्थक भी 3 शिक्षा शास्त्री हैं। पहला है विनय, टर्मन और स्पीयरमैन। इन 3 शिक्षा शास्त्रियों ने इस विचारधारा पर अपना मत दिया है। ठीक। विनय ने कहा कि बुद्धि उचित प्रकार से, ये शब्द थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सोचने, ये शब्द है सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता कहलाता है। विनय ने क्या कहा बुद्धि को स्पष्ट करते हुए कि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना की जो क्षमता होती है वह बुद्धि कहलाती है। फ्रीमैन का जो चौथा अंतिम रूप है बुद्धि के बारे में, वो कहते हैं कि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति जीवन में किसी एक योग्यता से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, सफल नहीं हो सकता, अपनी परिस्थिति को ऊपर नहीं उठा सकता, बल्कि उसको अनेक प्रकार की योग्यताओं को अपने कर्मेंद्रियों में, अपने इंद्रियों में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में धारण करना पड़ेगा। तो अनेक योग्यताओं को जब हम अपने अंदर संगठित कर लेते हैं, मतलब उसका समुच्चय कर लेते हैं, उसको योग कर लेते हैं, उसका संगठन बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं बुद्धि। कह सकते हैं कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। ठीक है, अनेक प्रकार की योग्यताओं को हम सीख लिए, धारण कर लिए, प्रकट कर रहे हैं, तो वही कहलाएगा अनेक योग्यताओं का समुच्चय। इस विचारधारा के भी समर्थक में कोलेस्निक, रेक्स और नाइट, ये 3 शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने इस विचारधारा का भरपूर समर्थन दिया। कोलेस्निक ने कहा कि बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, बल्कि विभिन्न योग्यताओं का योग कहलाती है। कोलेस्निक ने क्या कहा कि बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है कि जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करे, बल्कि विभिन्न योग्यताओं का योग कहलाता है। तो यह रहा फ्रीमैन का। बुद्धि को उन्होंने 4 रूपों में विभाजित किया। अब आइए हम चलते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की तरफ।
2-3 परिभाषाएं हैं, जल्दी से उन परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। देखिए, पहली जो परिभाषा है बिनेट के अनुसार कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है। बिनेट ने क्या कहा कि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। बुद्धि क्या है कि उसकी एक क्षमता है, एक योग्यता है जिसकी सहायता से वह सफलता को प्राप्त कर लेता है और उचित व्यवहार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार प्राप्त कर लेता है और आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़ती है तो उसमें वह परिवर्तन भी ला सकता है, बुद्धि को परिवर्तित भी कर सकता है। दूसरी परिभाषा है स्टर्न के अनुसार कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। नई परिस्थितियों में, अभी हमने कहा कि जब जीवन में बालक के या व्यक्ति के कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो विषम परिस्थिति को ही नई परिस्थिति कह सकते हैं। ठीक, तो विषम परिस्थिति में या नई परिस्थिति में समायोजन की जो योग्यता है वही बुद्धि कहलाती है। यह दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे वुडवर्थ के अनुसार कि विगत अनुभवों और वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्या को हल कर लेने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो यह 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण रहीं। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के प्रकार। देखिए, एक शिक्षा शास्त्री हैं थॉर्नडाइक, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बुद्धि के प्रकार को इन्होंने का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक। ये एक शिक्षा शास्त्री हैं थॉर्नडाइक, इन्होंने बुद्धि को बुद्धि के प्रकार को बांटा है। देखिए, इन्होंने बुद्धि को 3 रूपों में, बुद्धि को, इस बुद्धि के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक हो गए, इन्होंने बुद्धि को 3 रूपों में बांटा है। पहला जो प्रकार है, ऐसे कह सकते हैं कि प्रकार गत्यात्मक, पहला जो प्रकार है बुद्धि का वह है गत्यात्मक बुद्धि। इसको उन्होंने यांत्रिकी बुद्धि भी कहा है, यांत्रिकी बुद्धि भी कहा है, यांत्रिकी बुद्धि भी उन्होंने कहा। दूसरा जो बुद्धि इन्होंने बतलाया, दूसरा प्रकार, वह था अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। ठीक, और तीसरा जो इनका प्रकार है वह है बुद्धि का सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ठीक, यह 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बतलाए हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला गत्यात्मक बुद्धि, जिसको हम यांत्रिकी बुद्धि भी कहते हैं, और दूसरा अमूर्त बुद्धि, ये दूसरा प्रकार हो गया, और तीसरी जो बुद्धि इन्होंने बतलाई वह बतलाई सामाजिक बुद्धि। अब एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर हम आपको बतलाएंगे कि यह जो यांत्रिकी बुद्धि है, एक शिक्षा शास्त्री हैं गैरेट, एक शिक्षा शास्त्री हैं गैरेट महोदय, इन्होंने इस बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा है। क्या कहा है? मूर्त बुद्धि कहा है। गैरेट महोदय ने थॉर्नडाइक के गत्यात्मक बुद्धि को इन्होंने मूर्त बुद्धि भी कहा है। ये एक ऐसी बुद्धि होती है जो किसी वस्तु को समझने और उसके साथ क्रिया करने में सहयोग करती हैं। क्या करती हैं? किसी वस्तु को समझने, या जो गत्यात्मक बुद्धि होती है, किसी वस्तु को समझने या उसके साथ क्रिया करने में व्यक्ति का सहयोग करती है। मूर्त व्यक्ति, जो मूर्त बुद्धि है, इसको मूर्त बुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि मूर्त वस्तुओं को समझने और मूर्त क्रियाओं को
करने में यह सहयोग प्रदान करती है, इसलिए इसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। और जिन बच्चों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है, कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि। जिन बच्चों में अधिक होती है गत्यात्मक बुद्धि, या इसी को हम जो यांत्रिकी बुद्धि कह रहे हैं, जिन बच्चों में यह बुद्धि अधिक होती है वह वस्तुओं को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं को तोड़ते हैं, उसके रूप को, उसके रंग को, उसकी आकृति को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिकी बुद्धि, या इसी को जो गैरेट महोदय ने मूर्त बुद्धि कहा है, जिन बालकों में यह बुद्धि अधिक होगी वह वस्तुओं को तोड़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, तो ये रहा आपका गत्यात्मक बुद्धि। एक चीज और समझ लीजिए कि जिन बच्चों में यह बुद्धि अधिक होती है, गत्यात्मक बुद्धि जिन बच्चों में अधिक होती है, वह आगे चलकर क्या बनते हैं? अगर किसी बच्चे में यह बुद्धि अधिक है तो आगे चलकर के क्या बनते हैं? शारीरिक रूप से अगर देखें तो वह खिलाड़ी बनते हैं। क्या बनते हैं? खिलाड़ी बनते हैं। लिख लीजिए इसको, खिलाड़ी। खिलाड़ी बनते हैं, ठीक है। नृत्य तो डांसर बन सकते हैं, डांसर भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे चल करके वो बालक खिलाड़ी भी बन सकते हैं, डांसर भी बन सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कर्मकार, कर्मकार जिसको हम इंजीनियर कह सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी वो बालक बन सकता है। तो अगर कभी आपके सम्मुख यह प्रश्न पूछा जाए कि यांत्रिकी बुद्धि वाले बालक भविष्य में क्या बन सकते हैं, तो आप उसके उत्तर में दीजिए कि खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास गत्यात्मक बुद्धि होती है, चलने फिरने वाला काम ज़्यादा होता है, तो खिलाड़ी बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। यांत्रिकी बुद्धि तो इंजीनियर, आगे चल करके वो इंजीनियर भी बनते हैं। तो यह रहा आपका गत्यात्मक बुद्धि। अब समझिए कि जो अमूर्त बुद्धि है, जो अमूर्त बुद्धि है, जो अमूर्त बुद्धि है, अब आइए समझते हैं कि अमूर्त बुद्धि क्या है। अमूर्त बुद्धि जो दूसरा प्रकार है थॉर्नडाइक का, अमूर्त बुद्धि। देखिए, जो बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे। कौन सा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे? क्रम से समझते जाइए। पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में जो बुद्धि सहायता दे वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है। इसके अलावा विभिन्न तथ्यों को विभिन्न तथ्यों में जानकारी आपको प्रदान करे, तो यह भी अमूर्त बुद्धि ही कहलाती है। ऐसी बुद्धि जो सोचने समझने की शक्ति आपको दे, वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है, ठीक है। और समस्याओं को जो बुद्धि है आसानी से हल कर ले, किसको? समस्याओं को हल कर देने की जो योग्यता विकसित करती है जो बुद्धि, वह कहलाती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त वस्तुओं, अमूर्त घटनाओं, अमूर्त तथ्यों पर चिंतन मनन करने की जो योग्यता होती है वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो अगर इन चार बिंदुओं को आप समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में यह बुद्धि सहायता देती है, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में यह बुद्धि सहायता देती है, सोचने समझने की जो शक्ति
विकसित होती है वह उसमें बुद्धि, यह बुद्धि अमूर्त बुद्धि सहायता करती है। समस्याओं को हल करने में जो बुद्धि सहायता करती है वह अमूर्त बुद्धि होती है। तो यह रहा अमूर्त बुद्धि। जिन बच्चों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वह प्रायः पुस्तकों और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। जिन जिन बच्चों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वह पुस्तकों में अधिक रुचि लेते हैं और चिंतन मनन में भी अधिक रुचि लेते हैं। तो ऐसे बच्चे आगे चल करके क्या बनेंगे उसको भी जान लीजिए। ऐसे बच्चे आगे चल करके क्या बनेंगे? वकील बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने वाला बुद्धि है। तो वो क्या बनेंगे? वकील बनेंगे, वकील बनेंगे, वकील बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे, क्योंकि अमूर्त चिंतन कर रहे हैं तो दार्शनिक भी बन सकते हैं, ठीक है, दार्शनिक बनेंगे, ठीक है। देखिए, वकील बन गए, अध्यापक बन गए, दार्शनिक बन गए, साहित्यकार भी बन सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां पर जो कवि होता है वह पहुंच जाता है। तो यह अमूर्त बुद्धि का ही सूचक है। तो साहित्यकार भी बन जाएगा बालक, क्या है? साहित्यकार भी बन जाएगा, ठीक है, साहित्यकार बन गया। चित्रकार भी बन सकता है, क्या बन सकता है? चित्रकार भी बन सकता है, क्योंकि चित्रकला भी, चित्रकार, साहित्य, चित्रकला, जो चित्र बनाने वाले व्यक्ति होते हैं वह भी ऐसा कोई चित्र बना देते हैं जो कल्पना से परे होता है। तो यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अमूर्त बुद्धि होगी। तो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति वकील बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, साहित्यकार बन जाते हैं और चित्रकार बन जाते हैं। तो अगर किसी बालक में इस प्रकार की योग्यता आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यह अमूर्त बुद्धि वाला बालक होगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि सामाजिक बुद्धि, जो तीसरा थॉर्नडाइक ने प्रकार बतलाया कि सामाजिक बुद्धि क्या होती है। तो जो बुद्धि समाज में समायोजन करने की योग्यता विकसित करे, जो बुद्धि समाज में समायोजन करने की योग्यता विकसित करे, और समझ लीजिए इसको लिख दे रहे हैं, समायोजन योग्यता बालक में विकसित करे वह सामाजिक बुद्धि कहलाएगी। जिन बच्चों में समायोजन की योग्यता विकसित होती है वह सामाजिक बुद्धि वाले बालक ही होते हैं, बालक सामाजिक बुद्धि वाले बालक ही होते हैं। ऐसे बालक जो सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके पास भी सामाजिक बुद्धि होती है। तो आप समझ लीजिए कि जिन बच्चों में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है वह परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने विद्यालय, अपने मित्र समूह के साथ भी वह अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि समाज में उनको रहना है, समाज के साथ उनको उठना है, बैठना है, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दो चीज़ें, परिवार के साथ, दूसरा मित्र और विद्यालयों में वह अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो ये सामाजिक कार्यों में रुचि की बात हो गई। ठीक है, जैसे कहीं किसी की शादी है, समारोह है, हमारे सहयोग की आवश्यकता है, किसी की मृत्यु हो जा रही है, वहाँ पर हमारे सहयोग की आवश्यकता है। तो जिन बच्चों में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है वो बच्चे उन कार्यों में, समाज के कार्यों में अत्यधिक रुचि लेने लगते हैं, और ऐसे बालक आगे चल करके अच्छे व्यवसायी, समाज सेवी और राजनेता बनते हैं। जिनके पास सामाजिक बुद्धि अधिक है ऐसे व्यक्ति ऐसे बालक व्यवसायी बनते हैं, व्यवसायी, व्यापारी बन जाते हैं।
व्यवसायी बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं। राजनेताओं का काम क्या है? समाज की सेवा करना, तो राजनेता भी बन जाते हैं। ठीक है। और अभी मैंने आपको कहा कि समाज सेवी भी बन जाते हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवी भी बन जाते हैं। तो जिन बच्चों में इस प्रकार की भावनाएं प्रबल हैं, व्यवसाय की भावना प्रबल है, राजनेता की भावना प्रबल है, समाज सेवी की भावना प्रबल है, आप तुरंत समझ जाइए कि ऐसे बच्चे सामाजिक बुद्धि उनके अंदर अत्यधिक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने बुद्धि का साधारण शब्दों में अर्थ समझा, फ्रीमैन महोदय का उनका वर्गीकरण समझा कि उन्होंने बुद्धि को किन रूपों में विभक्त किया। उसके बाद हमने परिभाषाओं का भी अध्ययन किया और बुद्धि के प्रकार जो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं, गत्यात्मक बुद्धि बताई, अमूर्त बुद्धि बताई और सामाजिक बुद्धि बताई, इस पर विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में बुद्धि से ही संबंधित कुछ नई चीज़ें आपके सम्मुख लेकर हम उपस्थित होंगे और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे द्वारा इन विषय वस्तुओं को सही भली प्रकार से समझ लेते हैं। अगर आपको समझने और जानकारी प्राप्त करने में कहीं से असुविधा उत्पन्न हो रही हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमको व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।